स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जहर और जिंदगी पर, जहां हम लाते हैं भारत की उन सच्ची और डरावनी कहानियों को जिनके बारे में लोग सुनना तो चाहते हैं लेकिन अकेले सुनने की हिम्मत नहीं करते। रात गहरी थी, आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और चांद की हल्की सी रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पा रही थी। हाईवे नंबर 29, जो घने जंगलों और ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों के बीच से गुजरता था, पूरी तरह सुनसान था। इस सड़क को लोग रात की सड़क कहकर पुकारते थे, लेकिन इसके पीछे डरावनी कहानियां थीं। स्थानीय लोग बताते थे कि यहाँ रात में अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती थीं, कभी किसी के रोने की तो कभी हंसने की। कई बार गाड़ियां बिना कारण रुक जाती थीं और कुछ लोग तो यह भी कहते थे कि यहाँ कोई अनदेखी ताकत राहगीरों को अपने जाल में फंसाती थी। पिछले कुछ सालों में इस हाईवे पर दर्जनों लोग लापता हो चुके थे, बिना किसी निशान, बिना किसी सुराग के। अर्जुन वर्मा, एक 30 साल का पत्रकार, हमेशा से रहस्यों को सुलझाने में रुचि रखता था। वह एक छोटे से शहर के स्थानीय अखबार में काम करता था, लेकिन उसका सपना था कि वह ऐसी कहानी लिखे जो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बने। हाईवे नंबर 29 की कहानियां उसने कई बार सुनी थीं। कुछ लोग इसे भूत प्रेत की कहानी मानते थे, तो कुछ इसे पुराने गांव के श्राप से जोड़ते थे। अर्जुन ने ठान लिया कि वह इस सड़क के रहस्य को उजागर करेगा, चाहे इसके लिए उसे कितना ही जोखिम क्यों ना उठाना पड़े। उसका दोस्त निखिल राव, एक टूर गाइड और साहसिक यात्राओं का शौकीन, इस खतरनाक मिशन में उसके साथ शामिल होने को तैयार हो गया। निखिल को भूत प्रेत की कहानियों पर भरोसा नहीं था, लेकिन उसे नई जगहों की खोज और रोमांच का शौक था। दोनों ने मिलकर योजना बनाई कि वे रात को हाईवे पर जाएंगे और इस रहस्य की तह तक जाएंगे। अर्जुन, तू सचमुच इस सड़क पर रात को जाना चाहता है? निखिल ने अपनी पुरानी SUV में बैठते हुए पूछा। उसकी आवाज में हल्की सी हिचक थी। हाँ निखिल, अगर ये कहानियां सच हैं तो हमें दुनिया को सच बताना होगा, और अगर ये सिर्फ अफवाहें हैं तो हम इसे साबित करेंगे, अर्जुन ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। अर्जुन ने अपनी SUV तैयार की। उसने अपने बैग में एक डिजिटल कैमरा, 2 टॉर्च, अतिरिक्त बैटरी, एक नोटपैड, पेन, एक रिकॉर्डर और कुछ खाने पीने का सामान रखा। निखिल ने अपने साथ एक ड्रोन, एक प्रोफेशनल कैमरा और एक छोटा सा फर्स्ट एड किट लिया। रात के 9:30 पर दोनों SUV में सवार होकर हाईवे की ओर निकल पड़े। सड़क के दोनों तरफ घने जंगल थे, जिनके पेड़ों की शाखाएं सड़क पर झुकी हुई थीं। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और सन्नाटा इतना गहरा था कि SUV के इंजन की आवाज भी डरावनी लग रही थी। रेडियो पर चल रहा गाना बार बार टूट रहा था और हेडलाइट्स ही अंधेरे को चीरने का एकमात्र साधन थीं। ये जगह तो सचमुच खौफनाक है, निखिल ने हल्के से हंसते हुए कहा, शायद अपनी घबराहट को छिपाने की कोशिश में। डरने की कोई बात नहीं, हम बस सच ढूंढने आए हैं, अर्जुन ने कहा, लेकिन उसकी आंखें सड़क पर टिकी थीं, जैसे उसे किसी अनहोनी का इंतजार हो। अध्याय 2, अनहोनी का पहला संकेत। लगभग 1 घंटे की ड्राइव के बाद SUV अचानक रुक गई। अर्जुन ने इंजन को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन से बस एक खटखट की आवाज आई और फिर सन्नाटा। ये क्या हो गया? निखिल ने घबराते हुए पूछा। उसने अपनी टॉर्च निकाली और सड़क पर रोशनी डाली। पता नहीं, शायद इंजन ओवरहीट हो गया, अर्जुन ने जवाब दिया। वह SUV से उतरा और बोनट खोलकर इंजन चेक करने लगा। तभी जंगल की तरफ से एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे कुछ बुदबुदा रहा हो। दोनों एकदम सतर्क हो गए। ये क्या था? निखिल ने टॉर्च जंगल की ओर घुमाते हुए पूछा। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। शायद हवा या कोई जानवर, अर्जुन ने कहा, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अचानक टॉर्च की रोशनी में एक आकृति दिखी, एक पुरुष जिसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा इतना पीला था कि वह मृत जैसा लग रहा था। सड़क के किनारे खड़ा था। उसकी आंखें खाली थीं और वह बिना हिले डुले उन्हें घूर रहा था। उसके हाथ में एक पुराना जंग लगा हुआ लालटेन था, जो हल्की सी रोशनी दे रहा था। निखिल, वो देख, अर्जुन ने फुसफुसाते हुए कहा। निखिल ने जल्दी से अपना कैमरा उठाया और तस्वीर खींचने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही फ्लैश जला, वह आकृति गायब हो गई। टॉर्च की रोशनी में अब सिर्फ खाली सड़क दिख रही थी। कहाँ गया वो? निखिल की आवाज कांप रही थी। अर्जुन ने टॉर्च की रोशनी इधर उधर घुमाई, लेकिन कुछ नहीं दिखा। तभी
एसयूवी का इंजन अपने आप चालू हो गया। दोनों हैरान रह गए। चल, यहां से निकलते हैं, निखिल ने घबराते हुए कहा। नहीं, हमें रुकना होगा। हमें पता लगाना है कि ये क्या था, अर्जुन ने दृढ़ता से कहा। उसका पत्रकार मन अब पूरी तरह जाग चुका था। हाईवे पर कुछ किलोमीटर और आगे बढ़ने पर उन्हें एक पुराना जर्जर साइन बोर्ड दिखा जिस पर लिखा था, भूल भुलैया गांव, 3 किलोमीटर। साइन बोर्ड इतना पुराना था कि उसका पेंट उखड़ रहा था और अक्षर धुंधले पड़ चुके थे। अर्जुन ने अपनी जेब से नक्शा निकाला, लेकिन उसमें इस गांव का कोई जिक्र नहीं था। ये गांव कहाँ से आया? मैंने तो इसके बारे में कभी नहीं सुना, निखिल ने हैरानी से कहा। चलो देखते हैं, शायद वहां कुछ जवाब मिलें, अर्जुन ने सुझाव दिया। दोनों ने एसयूवी को उस दिशा में मोड़ा। रास्ता संकरा और पत्थरीला था और पेड़ों की शाखाएं सड़क पर लटक रही थीं। हेडलाइट्स की रोशनी में पेड़ों की छायाएं डरावनी आकृतियां बना रही थीं। कुछ ही देर में वे एक सुनसान गांव में पहुंच गए। गांव की गलियां तंग और उबड़ खाबड़ थीं। घर पुराने और जर्जर थे, जिनकी दीवारें ढह रही थीं और खिड़कियां टूटी हुई थीं। हवा में एक सड़ांध भरी गंध थी, जैसे कुछ बहुत पुराना सड़ रहा हो। यहां तो कोई नहीं रहता लगता, निखिल ने कहा। उसने अपने ड्रोन को उड़ाने की कोशिश की, लेकिन ड्रोन का सिग्नल बार बार कट रहा था। ये क्या हो रहा है? मेरा ड्रोन तो पूरी तरह चार्ज था, वह परेशान होकर बोला। तभी एक पुराने घर के सामने से एक बूढ़ा व्यक्ति निकला। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और उसकी आंखें असामान्य रूप से चमक रही थीं। उसने एक पुराना कुर्ता और धोती पहनी थी, जो गंदगी से भरे हुए थे। उसके हाथ में वही जंग लगा लालटेन था जो उन्होंने सड़क पर देखा था। तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? उसने कर्कश आवाज में पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द और गुस्सा था। हम रास्ता भटक गए हैं। ये भूल भुलैया गांव है, अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा। बूढ़े ने उन्हें घूरा, जैसे उनकी आत्मा को पढ़ रहा हो। यहां से चले जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, उसने चेतावनी दी। निखिल कुछ कहना चाहता था, लेकिन अर्जुन ने उसे इशारा करके चुप करा दिया। हमें बस कुछ जानकारी चाहिए। इस हाईवे पर लोग गायब क्यों हो रहे हैं? अर्जुन ने सवाल किया। बूढ़ा व्यक्ति एक ठंडी सांस लेते हुए बोला, ये सड़क शापित है। 70 साल पहले इस गांव में एक आदमी को जिंदा जला दिया गया था। उसका नाम था रघु। वह एक हकीम था जो गांव वालों का इलाज करता था, लेकिन कुछ लोगों ने उस पर काला जादू करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने उसे और उसके परिवार को रात के अंधेरे में जंगल में ले जाकर मार डाला। मरते वक्त रघु ने इस सड़क को श्राप दिया कि जो भी यहां रात में आएगा वह उसका शिकार बनेगा। अर्जुन और निखिल एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनके दिमाग में वही आकृति घूम रही थी जो उन्होंने सड़क पर देखी थी। तो वो आदमी जो हमने सड़क पर देखा, निखिल ने अधूरी बात छोड़ी। वही रघु था, बूढ़े ने कहा। उसने अपनी लालटेन को जमीन पर रखा और अचानक वह धुएं की तरह गायब हो गया। अध्याय 4। शापित मंदिर। दोनों डर के मारे एसयूवी की ओर भागे, लेकिन एसयूवी फिर से बंद हो चुकी थी। आसपास का माहौल और भयावह हो गया। हवा में ठंडक बढ़ गई थी और जंगल से अजीब अजीब आवाजें आने लगी थीं, कभी किसी के चीखने की तो कभी हंसी की। अर्जुन, अब क्या करें? निखिल ने घबराते हुए पूछा। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। हमें यहां से पैदल ही निकलना होगा, अर्जुन ने कहा। उसकी आवाज में अब आत्मविश्वास कम था, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं था। वे पैदल हाईवे की ओर चलने लगे। रास्ते में उन्हें बार बार लग रहा था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। पेड़ों की छायाएं अजीब अजीब आकृतियां बना रही थीं और हवा में एक फुसफुसाहट थी, जैसे कोई उनके कानों में कुछ कह रहा हो। तभी अर्जुन की नजर जंगल के बीच में एक पुराने मंदिर पर पड़ी। मंदिर की दीवारें टूटी फूटी थीं और उस पर लताएं छड़ी हुई थीं। प्रवेश द्वार पर एक पुराना लालटेन लटक रहा था जो हल्की सी रोशनी दे रहा था। शायद वहां कोई सुराग मिले, अर्जुन ने कहा। निखिल अनिच्छा से उसके पीछे चल पड़ा। मंदिर के अंदर एक गहरा सन्नाटा था। वहां एक पत्थर की मूर्ति थी, एक पुरुष की, जिसके चेहरे पर गुस्सा और दर्द साफ दिख रहा था। मूर्ति के नीचे लिखा था, रघु, भूल भुलैया का रक्षक। मूर्ति की आंखें पत्थर की होने के बावजूद जीवंत लग रही थीं, जैसे
वे उन्हें घूर रही हों। निखिल ने कैमरा निकाला और मूर्ति की तस्वीर खींचने की कोशिश की, लेकिन उसका कैमरा फिर से बंद हो गया। ये क्या हो रहा है? निखिल ने चिल्लाते हुए कहा। तभी मंदिर के अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आया और एक भयानक हंसी गूंज उठी। दोनों ने देखा कि मूर्ति की आंखें चमक रही थीं, जैसे उनमें कोई आत्मा बस गई हो। अर्जुन, भाग! निखिल चीखा, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, रघु की आत्मा उनके सामने प्रकट हो गई। उसका चेहरा डरावना था, आंखें लाल, चेहरा जला हुआ और एक भयानक मुस्कान। तुमने मेरी शांति भंग की, उसने कहा। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। हमें माफ कर दो, हम सिर्फ सच जानना चाहते थे, अर्जुन ने हकलाते हुए कहा। सच? सच ये है कि इस गांव ने मुझे और मेरे परिवार को धोखा दिया। अब ये सड़क मेरी है, जो भी यहां आएगा उसे मेरे साथ रहना होगा, रघु ने गुस्से से कहा। अध्याय 5। रघु की कहानी। अर्जुन को समझ आ गया कि रघु का श्राप ही इस हाईवे की हर घटना का कारण था। उसने हिम्मत जुटाई और बोला, रघु, हमें तुम्हारी कहानी सुनने दे। हमें बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। हम तुम्हारी कहानी दुनिया तक पहुंचाएंगे, शायद तुम्हें शांति मिले। रघु की आत्मा एक पल के लिए रुकी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। मेरी कहानी? क्या तुम सचमुच सुनना चाहते हो? उसने पूछा। अर्जुन ने सिर हिलाया। हाँ, हमें बताओ। रघु की आत्मा ने एक गहरी सांस ली और उसकी आवाज मंदिर में गूंजने लगी। मैं एक हकीम था। इस गांव के लोग मेरे पास अपनी बीमारियों का इलाज कराने आते थे। मेरे पास जड़ी बूटियों और पुराने नुस्खों का ज्ञान था जो मेरे दादा परदादा से मुझे मिला था। लेकिन गांव के कुछ लोग मेरे इस ज्ञान से जलते थे। उन्होंने मुझ पर काला जादू करने का इल्जाम लगाया। एक रात उन्होंने मेरे घर पर हमला किया। मेरी पत्नी और मेरे 2 बच्चों को मेरे सामने मार डाला। मुझे जंगल में ले जाकर जिंदा जला दिया। मरते वक्त मैंने इस सड़क को श्राप दिया कि यह मेरे दर्द को याद रखे। अर्जुन और निखिल चुपचाप सुन रहे थे। रघु की कहानी सुनकर उनके दिल में दुख और डर दोनों थे। लेकिन तुम निर्दोष लोगों को क्यों सजा दे रहे हो? अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा। निर्दोष? रघु ने ठहाका लगाया। इस गांव ने मुझे निर्दोष होने के बावजूद मारा। अब ये सड़क मेरी है। अर्जुन ने देखा कि रघु का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसने निखिल को इशारा किया और दोनों धीरे धीरे मंदिर के दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। लेकिन रघु की नजर उन पर थी। कहां जा रहे हो? उसने गर्जना की। अचानक मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवा तेज हो गई और मंदिर की दीवारों पर अजीब अजीब सी आकृतियां उभरने लगीं। अर्जुन ने अपनी जेब से नोटपैड निकाला और जल्दी जल्दी रघु की कहानी लिखने लगा। अगर हमें कुछ हो गया तो कम से कम ये कहानी दुनिया तक पहुंचेगी, उसने निखिल से फुसफुसाते हुए कहा। निखिल ने अपनी टॉर्च जलाई और मंदिर के अंदर कोई दूसरा रास्ता ढूंढने की कोशिश की। तभी उसे एक पुराना गुप्त दरवाजा दिखा जो मंदिर के पीछे की दीवार में था। अर्जुन, यहां! उसने चिल्लाया। दोनों उस दरवाजे की ओर भागे। रघु की आत्मा चीख रही थी और उसकी आवाज मंदिर में गूंज रही थी। दरवाजा खोलते ही उन्हें एक अंधेरी सुरंग दिखी। दोनों बिना सोचे उसमें घुस गए। सुरंग ठंडी और नम थी और उसमें से एक अजीब सी गंध आ रही थी। दीवारों पर पुराने चित्र उकेरे हुए थे जो किसी अनुष्ठान या बलिदान को दर्शाते थे। कुछ देर चलने के बाद वे जंगल में बाहर निकले। एसयूवी अभी भी वहीं थी जहां उन्होंने उसे छोड़ा था। इस बार एसयूवी चालू हो गई। दोनों ने बिना पीछे देखे शहर की ओर गाड़ी दौड़ा दी। रास्ते में रघु की आकृति बार बार सड़क पर दिखाई दे रही थी। उसके हाथ में लालटेन लिए, लेकिन वे रुके नहीं। शहर पहुंचकर अर्जुन ने रघु की कहानी को विस्तार से लिखा। उसने बताया कि कैसे भूल भुलैया गांव के लोगों ने रघु और उसके परिवार पर काला जादू का इल्जाम लगाकर उन्हें मार डाला था। उसने गांव की क्रूरता और रघु के दर्द को दुनिया के सामने रखा। उसकी कहानी स्थानीय अखबारों में छपी और जल्द ही यह राष्ट्रीय समाचार बन गई। लोग हैरान थे कि एक गांव ने इतना बड़ा अन्याय किया था। कुछ लोग रघु की कहानी को सिर्फ एक किंवदंती मानते थे, लेकिन अर्जुन और निखिल जानते थे कि यह सच था। उन्होंने मंदिर की मूर्ति की तस्वीरें और अपने अनुभवों को भी दुनिया के साथ साझा किया। निखिल ने अपने ड्रोन की कुछ धुंधली फुटेज भी रिकवर की, जिनमें सड़क पर रघु की आकृति साफ दिख रही थी। कुछ महीनों बाद
अर्जुन को खबर मिली कि हाईवे नंबर 29 पर लापता होने की घटनाएं बंद हो गई थीं। शायद रघु को अपनी कहानी सामने आने से शांति मिल गई थी। गांव के कुछ बुजुर्गों ने रघु और उसके परिवार के लिए एक छोटा सा स्मारक बनवाया और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। लेकिन अर्जुन और निखिल ने उस हाईवे पर दोबारा कभी कदम नहीं रखा। हर बार जब वे उस रात को याद करते, उनके रोंगटे खड़े हो जाते। रघु की कहानी उनके साथ हमेशा रही, एक चेतावनी के रूप में। कभी किसी की आत्मा को दुख मत पहुंचाओ, क्योंकि उसका श्राप सदियों तक गूंज सकता है।